हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग आपकी जो डायरेक्ट टैक्स पेपर है, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स, उसका एमसीक्यू रिवीजन कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स का एमसीक्यू रिवीजन कर लिया है, रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर की एमसीक्यू रिवीजन करने वाले, जिसका नाम है पीजीबीपी। आपको पता होगा कि डायरेक्ट टैक्स में ये जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं बता दूं, आपकी जो भी एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं करंट आपके सिलेबस के हिसाब से, एक एमसीक्यू आपका पीजीबीपी से कंपलसरी है। पीजीबीपी से एक एमसीक्यू आपका डेफिनेटली आने वाला है। सो अगर आपको ये एमसीक्यू सही करने, तो इस जो एमसीक्यू रिवीजन वीडियो है इसे पूरा देखिए, ओके। और ये एमसीक्यू मैं आपको शेयर करने वाला हूं, ओके। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर रहा हूं और यहाँ पे अगर आप वो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करोगे तो ये एमसीक्यू आपको फ्री में मिल सकता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी का एमसीक्यू रिवीजन। सो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन, पूछ रहा है इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन इज टैक्सेबल अंडर डैश हेड। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सर कौन सी हेड में टैक्सेबल होने वाला है। इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन, हम सबको पता है कि हम लोग पीजीबीपी पढ़ रहे, जिसका फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आप प्रोफेशन से कुछ भी इनकम करते हो, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32। पीजीबीपी में जो डेप्रीसिएशन है वो सेक्शन 32 के अंडर आता है। तो डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज अलाउड ऑन, ऑप्शन ए ओनली टेंजिबल एसेट, ऑप्शन बी इंटेंजिबल एसेट ओनली, ऑप्शन सी बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। आपको पता है चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे वो इंटेंजिबल एसेट हो, दोनों ही एसेट के ऊपर आपको डेप्रीसिएशन मिलने वाला है अगर वो एसेट बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। अगर वो एसेट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है तो दोनों एसेट क्या होगा, दोनों ही एसेट के ऊपर आपको फुल डेप्रीसिएशन मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ एसेट मींस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ एसेट मींस। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है, जब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन करते हैं, आपको पता होगा कि पीजीबीपी में सेक्शन 32 में डेप्रीसिएशन के 2 मेथड्स है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि एसएलएम मेथड, और एक है आपका डब्ल्यूडीवी मेथड यानी कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। आपको पता है कि एसएलएम मेथड में इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि आपकी अकाउंट्स में होता है। सिमिलरली एसएलएम मेथड में आपका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डब्ल्यूडीवी मेथड का, अगर मैं बात करूं डब्ल्यूडीवी मेथड का, डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या है, डब्ल्यूडीवी मेथड में आपको ब्लॉक ऑफ एसेट के अंडर डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन करना पड़ता है। ब्लॉक ऑफ एसेट के अंडर आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन पड़ता है। तो ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक का मतलब मैंने आपको मेरे क्लास में बताया था कि ब्लॉक का मतलब है ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन होना चाहिए, सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड सेम क्लास ऑफ एसेट होना चाहिए, सेम क्लास ऑफ एसेट होना चाहिए, ब्लॉक क्लास ऑफ एसेट, ओके। सो ये दोनों अगर है तो इसे हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक मींस ग्रुप ऑफ एसेट विथ सेम क्लास ऑफ एसेट एंड सेम रेट, विथ सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड सेम क्लास ऑफ डेप्रीसिएशन। देखो ब्लॉक ऑफ एसेट मींस क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल एसेट्स, ग्रुप ऑफ एसेट विथ सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, ऑल द एसेट टुगेदर, एसेट ऑफ द सेम नेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ओके। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ग्रुप ऑफ एसेट मतलब सिमिलर एसेट का जो सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है उसे आप ग्रुप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एमोर्टाइज अंडर व्हिच सेक्शन। अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का सेक्शन नॉर्मली कौन सा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से सेक्शन में एमोर्टाइज होता है। सो आप सबको पता है इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा सेक्शन 35D। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को जब हम राइट ऑफ करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जब हम डिडक्शन लेते हैं तो वो कौन से सेक्शन में लेते हैं सर, सेक्शन 35D में लेते हैं, ओके। साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर व्हिच सेक्शन। वाह, यहाँ पे भी एक और सेक्शन हमें पूछ लिया है कि सर साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन हमें कौन से सेक्शन में मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन हमें कौन से सेक्शन में मिलेगा। तो इसका भी आंसर बहुत ही सिंपल है, सेक्शन 35, सेक्शन 35 इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर एक्वायरिंग मशीनरी इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल
आपको कैसे डिडक्शन मिलेगा? अगर आपने कोई लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर एक्वायरिंग मशीनरी इज अलाउएबल fully in the year of borrowing after the asset is put to use, not allowed at all, only 50% is allowed। बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आप कब डिडक्शन ले सकते हो? अगर आपने कोई मशीन खरीदने के लिए कोई लोन लिया है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसका डिडक्शन आप कब ले सकते हो? देखो, अगर मैंने कोई लोन लिया है एसेट खरीदने के लिए, तो इसमें दो है। जब तक मैंने एसेट को यूज नहीं किया है, जब तक मैंने एसेट को पुट टू यूज नहीं किया है, मैंने एसेट खरीद लिया या फिर एसेट को बनाया, ठीक है, जब तक मैं अपने बिजनेस में पुट टू यूज नहीं कर लेता, तब तक के लिए जो भी इंटरेस्ट का खर्चा है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी कि वो एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मैंने एसेट पुट टू यूज कर लिया, जिस दिन मैंने एसेट पुट टू यूज कर लिया, उस दिन से लेकर मेरा जो अमाउंट, मेरा जो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा एंड वो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है एसेट आफ्टर द एसेट पुट टू यूज। एसेट जिस दिन से आपने यूटिलाइज किया, उसी दिन से क्या होगा आपका डिप्रिसिएशन मिलना, सॉरी इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 इन कैश फॉर बिजनेस एक्सपेंडिचर इज। अगर आपने 10,000 से ज्यादा का अमाउंट कैश में पेमेंट किया है, अगर आपने 10,000 से ज्यादा का अमाउंट कैश में पेमेंट किया है, तो उस केस में क्या होगा? ऑप्शन ए फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन, ऑप्शन बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, अलाउड इफ जेन्युइन अगर है तभी अलाउड होगा, और 50% अलाउड होगा। आपको पता है कि पीजीबीपी में एक सेक्शन है, और जो सेक्शन बोलता है कि अगर भाई आपने किसी भी सिंगल पर्सन को एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट किया है, या फिर अगर पहले कोई एक्सपेंडिचर ड्यू बेसिस पे अलाउड हुआ है, बाद में आपने उसे कैश में पेमेंट किया है, तो अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 वो डिसअलाउड हो जाएगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर इज अलाउड इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय। रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर्स को कब अलाउड होगा? रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर्स को कब अलाउड होगा? रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर इज अलाउड इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर, पार्टनरशिप डीड, ऑडिटर, नॉन ऑफ दिस। आपको पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जो लिखा हुआ है वो पार्टनरशिप के लिए बहुत ही, मतलब पार्टनरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है। सो पार्टनरशिप फार्म के लिए पार्टनरशिप डीड में अगर जो लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है कि वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए, इतना सैलरी मिलना चाहिए, सो वही सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होगा। सो रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर इज अलाउड इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? बैड डेट रिटर्न ऑफ आर अलाउड अंडर सेक्शन। बैड डेट रिटर्न ऑफ आपको कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलता है? ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट्स इस टाइप का जो क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा कि सीएमए के एग्जाम में आते नहीं है, सीए के एग्जाम में शायद आ सकता है, ओके। लेकिन अगर बैड डेट रिटर्न ऑफ हो रहा है, आपको पता होगा कि बैड डेट जो है, जितने भी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो डिडक्शन वगैरह है, वो सेक्शन 36 के अंडर आता है। तो पूरा सेक्शन याद रखना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च का, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का पढ़ा था, ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये जो बैड डेट वगैरह का छोटा मोटा सेक्शन है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरमीडिएट में, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल में सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। सो यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम में, फिर भी आप याद रख लीजिए सेक्शन 36(1) भी डबल आई, ओके। उसके बाद कैश पेमेंट एक्सीडिंग 35,000 फॉर द प्लेइंग बिजनेस ऑफ द गुड्स कैरेज इज। देखो, बोल रहा है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में, प्लेइंग ऑफ गुड्स कैरेज बिजनेस में सेक्शन हमारा जो 35,000 कैश पेमेंट एक्सीडिंग 35,000, अगर आपने किसी भी पर्सन को 35,000 से ज्यादा का कैश दिया है, ठीक है, अगर आपने किसी भी पर्सन को 35,000 से ज्यादा का कैश दिया है जो कि प्लेइंग ऑफ गुड्स कैरेज बिजनेस में एंगेज है, ठीक है, तो क्या इसके साथ क्या होगा? फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन, डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, अलाउएबल इफ पे टू ड्राइवर, अलाउएबल अंडर द रूल 6DD। सो देखो, यहाँ पे एक चीज है कि हमारा जो सेक्शन 40 सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, ये जो रूल्स बनाता है, ये बोलता है कि कुछ कुछ जगह पे 10,000 से अगर आपने ज्यादा का कैश पेमेंट किया है,
10,000 से नॉर्मली अगर आपने ऑर्डिनरी केस में बिजनेस में ऑर्डिनरी बिजनेस में अगर आपने 10,000 से ज्यादा का कैश किसी सिंगल पर्सन को पेमेंट किया तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने गुड्स कैरेज प्लेइंग ऑफ द गुड्स कैरेज बिजनेस में जो एंगेज है या फिर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में जो एंगेज है उसे अगर 35,000 तक आप कैश देते हो तो उसे डिडक्शन मिलेगा। सो यहाँ पे एक्सीडिंग बोला है, एक्सीडिंग 35,000। अगर एग्जैक्टली 35,000 होता तो राइट आंसर होता यहाँ पे फुल्ली अलाउड, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दिया है एक्सीडिंग 35,000 सो मैं बोलूंगा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो होगा डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर फॉर इलीगल बिजनेस। एक्सपेंडिचर अगर कोई इलीगल बिजनेस है तो इसके लिए क्या एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। एक्सपेंडिचर फॉर इलीगल बिजनेस ऑप्शन ए फुल्ली अलाउड, ऑप्शन बी पार्टली अलाउड, ऑप्शन सी नॉट अलाउड, ऑप्शन डी अलाउड इफ इट इज जेन्युइन। सपोज आपका कोई चोरी का बिजनेस है, कोई इलीगल बिजनेस है, क्या उसके लिए आपको सर एक्सपेंडिचर मिलना चाहिए। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है नॉट अलाउड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि भाई देखो इनकम तो टैक्सेबल होगा, इनकम टैक्सेबल होगा। अगर आपका कोई इलीगल बिजनेस है योर इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर PGBP, लेकिन एक्सपेंडिचर आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक्सपेंडिचर में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, एडवांस रेंट रिसीव्ड इज टैक्सेबल। एडवांस रेंट अगर आपने रिसीव किया है, एडवांस रेंट अगर आपने रिसीव किया है तो वो कौन सी ईयर में टैक्सेबल होगा सर। इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, इन द ईयर इट बिकम्स ड्यू, प्रोपोर्शनेटली नॉट टैक्सेबल, प्रोपोर्शनेटली नॉट टैक्सेबल। तो इसका सिंपल सा आंसर है जिस ईयर में भाई आपने रिसिप्ट किया है उस ईयर में आपको टैक्स लगाना है, एडवांस रेंट अगर आपने रिसीव किया है। कॉम्पनसेशन रिसिप्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। कॉम्पनसेशन अगर आपका बिजनेस टर्मिनेट हो गया, ओके, अगर आपका बिजनेस टर्मिनेट हो गया है और उसकी वजह से आपने कोई कॉम्पनसेशन रिसीव किया है, ठीक है, तो उस केस में ये कौन सा रिसिप्ट माना जाएगा। कॉम्पनसेशन रिसिप्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इज ऑप्शन ए कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन सी नॉट टैक्सेबल, ऑप्शन डी टैक्स फ्री। ऑब्वियसली सर बिजनेस कौन सा बार बार टर्मिनेट होता है, तो टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इज ए कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB इज कंपल्सरी इफ टर्नओवर एक्सीड्स। सर बोल रहा है कि 44AB में जो टैक्स ऑडिट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, सेक्शन 44AB में जो टैक्स ऑडिट है जो एक CA कर सकता है, उसका लिमिट क्या है, कितने से टर्नओवर अगर ज्यादा होगा तो उस केस में टैक्स ऑडिट होना चाहिए। देखो यहां पे मैं बोलूंगा आंसर 2-3 है। अगर आप सिर्फ कैश में बिजनेस करते हो, अगर आप सिर्फ कैश में बिजनेस करते हो तो उस केस में क्या होगा 1 करोड़। नॉर्मली जो टैक्स ऑडिट का लिमिट है, अगर आप ज्यादातर रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश में करते हो देन उस केस में क्या होगा, यहां पे उस केस में एक ही सिंपल चीज है 1 करोड़ का। सो टैक्स ऑडिट अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है तो आप ले लो 1 करोड़ का, ठीक है। लेकिन अगर आपका 95%, अगर इफ योर 95% ट्रांजेक्शन, if your 95% transaction are on accounts। सर 95% ट्रांजेक्शन का मतलब है या चाहे आप पेमेंट करिए चाहे आप रिसिप्ट करिए, जो भी बोथ पेमेंट एंड रिसिप्ट, बोथ पेमेंट एंड रिसिप्ट, ये दोनों अगर लेस देन 5% कैश में है, लेस देन इक्वल टू 5%, लेस देन 5% कैश में है, लेस देन 5%, सॉरी लेस देन 5% अगर कैश में है देन आपके लिए जो लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 करोड़ का, ठीक है। सर 2 करोड़ का भी कोई है, बिल्कुल है। अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो किया था, अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो किया था, 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर, यहां पे एक बात बताइए सर, यहां पे राइट आंसर क्या होगा, 1 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, कौन सा होगा। मेरे मतलब है स्टूडेंट्स अगर कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और 1 करोड़ 10 करोड़ दोनों दिया हुआ है, सो बेटर गो फॉर 1 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कि उसकी जो रिसिप्ट है ऑल आर अकाउंट पे चेक, ऑल आर इन अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और ऑल आर इन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, देन यू शुड गो फॉर 10 करोड़, ओके। क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपको प्रॉपर
जो प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया होगा कि जो मिस्टर XYZ जो भी है टैक्स ऑडिट का लिमिट 44 AB में कितना है, अगर सारा का सारा पेमेंट अकाउंट में रिसीव किया गया है देन इन दैट केस यू शुड चूज फॉर 10 करोड़। ओके, उस केस में आपको 10 करोड़ का जो है वो चूज करना चाहिए, राइट। चलो सो यहाँ पे ऑप्शन बी में ले रहा हूँ राइट आंसर, ऑप्शन बी 10 करोड़। ओके, प्रिजम्पटिव इनकम फॉर एलिजिबल बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AB, प्रिजम्पटिव बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD में कितने का इनकम होना चाहिए। आप सबको पता है अगर कैश में रिसीव कर रहे हो आप 8% ऑफ द टोटल रिसिप्ट और टोटल टर्नओवर, अगर आपने अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट अकाउंट पे चेक में रिसीव किया है और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में रखा है तो 6%, तो 6 और 8% डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, राइट। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू इंडिविजुअल, फार्म, कंपनी, ऑल ऑफ दिस। सर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर किसे मिलता है? फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंडिचर ऊपर अगर आपने खर्चा किया है, अगर आपने फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंडिचर में खर्चा किया है कुछ भी, तो आपकी स्टेटस क्या होना चाहिए टू गेट डिडक्शन? तो इसका सही आंसर है सर फैमिली प्लानिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज को मिलता है जो कि फैमिली प्लानिंग कैंपेनिंग वगैरह में स्पेंड करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंपनी। एक्सपेंसेस फॉर एक्वायरिंग गुडविल आर, अगर आपने गुडविल खरीदने के लिए कोई भी खर्चा किया है तो ये कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर है? इज इट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पार्टली कैपिटल? सो इसमें जो राइट आंसर है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता होगा कि गुडविल के लिए जो भी हमने खर्चा किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, सर स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो किसके अगेंस्ट सेटअप हो सकता है? आप सबको पता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस किसी भी बिजनेस के साथ सेटअप नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की प्रॉफिट के साथ सेटअप हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेटअप हो सकता है। तो लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेटअप अगेंस्ट ओनली स्पेकुलेशन प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? डिडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF इज अलाउड, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF इज अलाउड ऑन एक्यूरल बेसिस, ऑन पेमेंट बेसिस, आइदर ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे देखो, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के PF अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका डिडक्शन सर आपको कैसे मिलेगा? कैश बेसिस पे मिलेगा, एक्यूरल बेसिस पे मिलेगा, पेमेंट बेसिस पे मिलेगा और आइदर ऑफ द अबव बेसिस में मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, जब पेमेंट करोगे उस टाइम पे उसका डिडक्शन मिलेगा, जब आप पेमेंट करोगे उस टाइम पे उसका डिडक्शन मिलेगा। सो पेमेंट बेसिस पे होगा, राइट आंसर इज पेमेंट बेसिस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्डेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इज डिडक्टेबल अंडर, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए जो डिडक्शन मिलेगा वो कौन से सेक्शन में मिलेगा सर? सेक्शन 35DDA, सेक्शन 36, सेक्शन 37, सेक्शन 43B। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सेक्शन 35DDA, सेक्शन 35DDA। ओके चलो, सो 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा। Which of the following is not treated as business income? इनमें से कौन सा बिजनेस इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा? Which of the following is not treated as business income? इनमें से कौन सा बिजनेस इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए, सेल ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंस, सर ये तो ट्रीट किया जाएगा। कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, सर ये भी ट्रीट किया जाएगा। डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट। सो दिस इज नॉट ए बिजनेस इनकम। 21 जो है वो आपका, सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट, ये बिजनेस इनकम कैसे हो सकता है? ये भी बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। और डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी, ये भी बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट, सो ऑप्शन डी जो है ये कैपिटल गेन का इनकम होना चाहिए। सब्सिडरी कंपनी से आपका इनकम बिजनेस इनकम हो सकता है अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। ओके, तो ये होगा STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। When an assessee follows mercantile system, income is taxable on receipt basis, accrual basis, cash or accrual, whichever is latter, cash or receipt basis और accrual basis, whichever is earlier। जब कोई मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है, जब कोई
मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है, तो उसका मर्केंटाइल सिस्टम का मतलब क्या है, एक्यूरल सिस्टम। सो एक्यूरल बेसिस पे ही आपका इनकम टैक्सेबल होगा, यानी कि ड्यू बेसिस पे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल सोवेनियर, पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर वगैरह में अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर वगैरह में अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, सर क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? सो expenses incurred for advertisement in political souvenir are fully allowed as deduction, disallowed under section 37(2)(b), partially allowed if approved by the company board. So यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है disallowed under section 37 सबसेक्शन 2b। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 में चलते। एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ द गुड्स व्हिच इज फोरफिटेड ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस, एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ द गुड्स, अगर आपने एडवांस रिसीव किया है, कुछ गुड्स आपको सप्लाई करना था, अगर उसके लिए आपने एडवांस रिसीव किया है, व्हिच इज फोरफिटेड, जिसे आपने फोरफिट कर लिया ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस की वजह से आपने फोरफिट कर लिया, तो इसे हम क्या ट्रेड करेंगे? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट एज पर सेक्शन 28। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है या फिर मॉडिफाइड होता है, तो उसके बिहाफ पे आपने जो भी फोरफिटेड अमाउंट रिसीव किया है दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सो रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किया जाएगा एंड टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी के अंडर। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किया जाएगा एंड टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी के अंडर। सेक्शन 25 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? अंडर सेक्शन 43B डिडक्शन फॉर टैक्स ड्यूटी सेज इज अलाउड। ओके, अंडर सेक्शन 43B डिडक्शन फॉर टैक्स ड्यूटी सेज इज अलाउड ए ऑन एक्यूरल बेसिस, ऑन पेमेंट बेसिस, ऑन ड्यू बेसिस, व्हेन नोटिस इज सर्व। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑन पेमेंट बेसिस। सेक्शन 43 क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपको टैक्स देना है, ड्यूटी देना है, इंटरेस्ट वगैरह देना है, यू शुड बी पे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। जो भी आपका ड्यू डेट का रिटर्न फाइलिंग, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ये अकाउंट बना रहे हो, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप पीजीबीपी का इनकम निकाल रहे हो, उसका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जहां है, उसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जिस टाइम पे, उससे पहले आपको जितना भी एक्सपेंडिचर वगैरह है वो पेमेंट करना है। सो सेक्शन 43 बेसिकली सेज पेमेंट ऑल योर लाइबिलिटीज और ऑल योर ड्यूज, इवन इफ इट्स ए टैक्स, ड्यूटी, इंटरेस्ट, सेस, जो भी है, आपको ड्यू डेट से पहले, रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। ओके, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर इन द एक्सेस ऑफ सेक्शन 40B लिमिट्स इज, रेम्यूनरेशन जो कि पार्टनर्स को मिलता है सेक्शन 40B में, वो कितने तक लिमिट है? अलाउड एज अलाउड पार्टली, फुल्ली डिसअलाउड, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रीटेड एज बिजनेस लॉस। ओके, सो यहाँ पे फुल्ली डिसअलाउड होगा। रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 40B लिमिट्स इज फुल्ली डिसअलाउड। देखो, पार्टनर को जो भी सैलरी मिलेगा वो सेक्शन 40B के हिसाब से आपको मिलेगा। ओके, उससे ज्यादा जितना भी आपने सैलरी पेमेंट किया है पार्टनर को, ऑल एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड इन पीजीबीपी। ओके, सो पार्टनर की, सपोज पार्टनर का सैलरी हो रहा है अंडर सेक्शन 40B 4,60,000 का, आपने पार्टनर उसको 5 लाख की सैलरी पेमेंट किया है, तो जो 40,000 का आपने एक्सेस सैलरी पेमेंट किया है, ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली इफ द एसेट इज ओन्ड बाय द एसेसी, यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और बिजनेस पर्पज, बोथ A and B, either A and B. So option C is the right answer. डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स के ऊपर आपको कब मिलेगा? डेप्रिसिएशन का डिडक्शन कब आपको अलाउ होगा? जब एसेसी एसेट का ओनर होना चाहिए एंड एसेट बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड, जो ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होता है वो कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोलूं एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कितने साल के लिए सर कैरी फॉरवर्ड होता है? ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है? तो मैं बोलूं ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का कोई लिमिट नहीं है, आप लाइफ टाइम तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इन्फिनाइट पीरियड तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन है 8 साल, इन्फिनाइट पीरियड 4 ईयर, 10 ईयर। सो ऑप्शन B is the right answer, infinite period.
साइंटिफिक रिसर्च एसेट सोल्ड विदाउट बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस गिव राइज टू कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, नॉट टैक्सेबल। देखो, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च एसेट सोल्ड विदाउट बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस गिव राइज टू व्हिच इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, नॉट टैक्सेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिजनेस इनकम। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो, सपोज मैंने कोई एसेट खरीदा था 100 करोड़ में, मैंने एक एसेट खरीदा था फॉर साइंटिफिक रिसर्च 100 करोड़ में। ओके, 100 करोड़ में मैंने एक एसेट खरीदा था, या फिर बहुत सारा एसेट खरीदा था साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज के लिए। ओके, अब मैंने क्या किया, डिडक्शन ले लिया। आपको पता है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए सेक्शन 35 में आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 35 में आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, यानी कि 100 करोड़ का पूरा मैंने डिडक्शन ले लिया। 2 साल बाद मैं क्या बोल रहा हूं, 2 साल बाद मैं वो साइंटिफिक रिसर्च का जो मेरा जो काम था, रिसर्च का काम, वो खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया, साइंटिफिक रिसर्च में जो भी एसेट बचा था वो मैंने बेच दिया 80 करोड़ में। देखो, एसेट मैंने खरीदा था 100 करोड़ में, 100% डिप्रिसिएशन, 100% डिडक्शन मैंने ले लिया अंडर सेक्शन 35। अब मैं बेच रहा हूं कितने में, 80 करोड़ में। तो पीजीबीपी में रूल बहुत ही सिंपल है, जितने का आपने डिप्रिसिएशन लिया है या फिर जितने का आपने डिडक्शन लिया है, वहां तक आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो बिजनेस का इनकम होगा। यानी कि अगर मैं 80 करोड़ में बेच रहा हूं इसे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेरा पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने डिप्रिसिएशन या फिर डिडक्शन कितने का ले लिया है, सेक्शन 35 में 100 करोड़ का। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर अगर आपने सिमिलर एसेट 120 करोड़ में बेचा है, अगर आपने ये सिमिलर एसेट 120 करोड़ में बेचा है, तो उस केस में क्या होगा। देखो, उस केस में दो चीजें होगा, अप टू 100 CR ये जो होगा पीजीबीपी हो जाएगा, एंड एबव 100 CR ये जो 20 करोड़ है ये क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। तो यहां पे हमें कुछ नहीं दिया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी चूज करेंगे, बिजनेस इनकम। नॉर्मली ये बिजनेस इनकम में ट्रीट किया जाता है। ओके, सेक्शन 37 क्या, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, सेक्शन 37 अलाउड डिडक्शन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट कवर अंडर एनी अदर सेक्शन, प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस। सो राइट आंसर इज, जो सेक्शन 37 है स्टूडेंट्स, वो एक जनरल सेक्शन है, यानी कि जितने भी पीजीबीपी में सेपरेट सेक्शंस मेंशन किया गया है, अगर कोई एक्सपेंडिचर उन सबकी कैटेगरी में नहीं आता है, उन सारे सेक्शन के अंडर नहीं आता है, और बिजनेस के लिए वो एक जेन्युइन एक्सपेंडिचर है और रेगुलरली बिजनेस के लिए इनकर्ड हो रहा है, नोशनल और बोगस एक्सपेंडिचर नहीं है, इन दैट केस आपको जो है उसका क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट कवर अंडर अदर सेक्शंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट कवर अंडर अदर सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 31, चलो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डिफेंड क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट ए डायरेक्टर आर। अगर डायरेक्टर के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्जेस चल रहा है, ओके, डायरेक्टर के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्जेस चल रहा है और उसके लिए, उसे डिफेंड करने के लिए आपने कुछ लीगल चार्जेस या फिर कुछ खर्चा वगैरह किया है, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, अलाउड इफ इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, disallowed in all the cases, allowed if successful in case, treated as deferred revenue expenditure, तो इसका जो राइट आंसर है कि भाई ये अलाउड होगा अगर ये बिजनेस के रिलेटेड है। ओके, अलाउड होगा अगर ये बिजनेस रिलेटेड है। सो एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डिफेंड क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट ए डायरेक्टर आर अलाउड इफ इट रिलेटेड टू ए बिजनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत यूनिक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोफेशनल इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स व्हेन, प्रोफेशनल इनकम कब चार्ज किया जाएगा टैक्स के लिए, ए सर्विसेज रेंडर, बी फीस आर रिसीव्ड, सी आइदर व्हेन ड्यू और सॉरी स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है मेरा, दोबारा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोफेशनल इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स व्हेन, ए सर्विसेज रेंडर, बी फीस आर रिसीव्ड, सी आइदर व्हेन ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, डी बोथ व्हेन ड्यू और रिसीव्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, व्हेन ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। ड्यू और रिसीव्ड दोनों में से जो भी अर्लियर होगा दैट विल बी द राइट आंसर, तब टैक्सेबल होगा।
अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में, अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 ADA, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में 44 ADA जो सेक्शन है, 44 AD इज फॉर बिजनेस एंड 44 ADA इज फॉर प्रोफेशनल्स। ओके, इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन इज प्रिज्यूम्ड एट, क्या बोल रहा है कि भाई जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आप फॉलो करते हो तो सेक्शन 44 ADA जो कि प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल है, उस केस में प्रिजम्पटिव इनकम कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट, क्योंकि बिजनेस के केस में कितना होता है 6% इफ इट इज इन रिसिव्ड इन अकाउंट्स, 8% इफ इट इज रिसिव्ड इन कैश। अगर कैश में रिसीव किया गया है तो 8%, अगर आपने अकाउंट में रिसीव किया है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, फोन पे, गूगल पे वगैरह में अगर आपने रिसीव किया है देन 6% होता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए पूरा फिक्स है 50%। ओके, व्हेन बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड आउटस्टैंडिंग बिजनेस लायबिलिटीज लेटर रिकवर आर, जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, ओके, व्हेन बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, बिजनेस जब डिसकंटिन्यूड हो चुका है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस लायबिलिटीज, ओके, आउटस्टैंडिंग बिजनेस लायबिलिटीज लेटर रिकवर, आउटस्टैंडिंग बिजनेस लायबिलिटीज अगर आपका कोई पुराना पेमेंट वगैरह ड्यू था वो आपने रिसीव किया है तो उसे कौन सा रिसिप्ट बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट, टैक्सेबल अंडर दैट PGBP अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, टैक्स फ्री, बिजनेस लॉस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो टैक्सेबल होगा। देखो सपोज आपका बैड डेप्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, बैड डेप्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि आपके बिजनेस में बैड डेप्ट हुआ, ओके, आपके बिजनेस में बैड डेप्ट हुआ था और आपको उसका डिडक्शन भी मिला था, आपके बिजनेस में बैड डेप्ट हुआ था, आपको उसका डिडक्शन भी मिला था, लेकिन लेटर ऑन आपने बिजनेस बंद कर दिया, जो जिस इंसान ने आपका बैड डेप्ट किया था आपने उससे पैसा रिकवर कर लिया, यानी कि रिकवर ऑफ द बैड डेप्ट। तो उस केस में वो टैक्सेबल कौन सी सेक्शन में होगा? सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। ओके, सेक्शन 35 क्या बोल रहे हैं? कंपनसेशन रिसिप्ट फॉर लॉस ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड, अगर स्टॉक इन ट्रेड का लॉस हुआ है, कंपनसेशन रिसिप्ट फॉर लॉस ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपको कंपनसेशन मिला है फॉर लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देन ये कौन से रिसिप्ट में आएगा? ऑप्शन ए कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, ऑप्शन सी एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन डी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इफ एन assessee receives subsidy for acquisition of fixed asset it shall be, देखो अगर कोई एसेसी ने किसी एसेट को खरीदने के लिए या फिर एसेट परचेज के टाइम पे सब्सिडी रिसीव किया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर किसी भी अदर अथॉरिटी से उसने सब्सिडी मिला है, तो उस सब्सिडी का क्या होगा? ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर डेप्रिसिएशन, सोन एज इनकम अंडर दैट PGBP, इग्नोर फॉर टैक्सेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डिडक्शन, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर डेप्रिसिएशन। जितना भी आपका एसेट का कॉस्ट है उसमें से जितना भी आपको सब्सिडी मिला है वो माइनस कर लीजिए, जो भी अमाउंट बचेगा वो आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर इज अलाउड अप टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर पार्टनर लोगों को कितना मिलना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लोगों को मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए एज पर द PGBP? सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 12%, 6, 9, 12, 18% है। आप सबको पता है कि PGBP के अंडर सेक्शन 40B के अंडर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, सेक्शन 40B के अंडर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए दैट विल बी 12%। ओके, question number 38, where the due date of audit report is 44AB under section, where the due date of audit report under section 44AB is not complied, penalties under, penalty कौन से सेक्शन में सर लगता है? अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं किया है, अगर आपने where the due date for audit report under section 44AB is not complied, अगर जो ड्यू डेट है ऑडिट रिपोर्ट का 30 सितंबर, अगर आपने उसे फाइल नहीं किया है, ठीक है, तो उस केस में आपको पेनल्टी कौन से सेक्शन में लगेगा? सेक्शन 271A, सेक्शन 271B, सेक्शन 271C, सेक्शन 271 सबसेक्शन 1C। तो यहाँ पे 271B जो है वो राइट आंसर है। ओके, सेक्शन 39 की अगर मैं बात करूँ, अमाउंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अमाउंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस, अंडर सैलरी, amount received under key man insurance policy is taxable under other sources, under salary, under PGBP, under profit and gains of business or profession, exempted। so देखो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग है, क्योंकि अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा
एम्प्लॉय को मिला है देन इट्स टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। अगर एम्प्लॉय के लीगल हेयर को मिला है देन इट्स टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा एम्प्लॉयर को मिला है देन इट टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पीजीबीपी चैप्टर का एमसीक्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल होगा। ओके, लेकिन आई थिंक जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा तो आपको पूछा होगा कि किसने रिसीव किया है। सो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी अमाउंट है ना, अगर उसने एम्प्लॉय ने रिसीव किया है देन ऑब्वियसली इट इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। अगर एम्प्लॉय के लीगल हेयर ने रिसीव किया है देन इट्स टैक्सेबल अंडर दैट आईओएफएस। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने रिसीव किया है देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी लिख लीजिए, राइट आंसर पीजीबीपी। ओके, इफ एन assessee receive compensation for breach of contract of agency, it is taxable as a capital receipt, revenue receipt, partly taxable, exempted under section 1010C। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑब्वियसली कैपिटल रिसिप्ट होगा, क्योंकि एजेंसी बार बार टर्मिनेट नहीं होता है, एजेंसी बार बार टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, सो अगर एजेंसी का टर्मिनेशन हुआ है, अगर एजेंसी का टर्मिनेशन हुआ है तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? मिसेस पारुल इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया। मिसेस पारुल जो है वो रबर बिजनेस में एंगेज है। रबर बिजनेस मतलब रबर को ग्रो कर रहे हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। हर इनकम फ्रॉम दिस एक्टिविटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, अब 24-25 ले लीजिए आपके लिए, 24-25 थोड़ा सा पुराना है क्वेश्चन में शायद, इज 2,50,000। ठीक है, क्या बोल रहा है? बहुत ही सिंपल है कि मिसेस पारुल रबर बिजनेस में एंगेज है और इस बिजनेस में वो क्या कर रहे हैं, इस साल उन्होंने रिसीव किया है 2,50,000 का। आज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और बिजनेस इनकम विल बी। सर रबर बिजनेस तो एग्रीकल्चरल है? नहीं, पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली बिजनेस इनकम है। सो 2,55,000 का, 2,50,000 का जो अमाउंट उन्होंने रिसीव किया है, 2,50,000 का जो अमाउंट उन्होंने रिसीव किया है, देखो इसमें दो पार्ट होगा। रबर बिजनेस के लिए देखो, जैसे टी के लिए हमारा क्या था, 60-40 का रेशियो था, यानी कि जितना भी पैसा आप टी बिजनेस से रिसीव कर रहे हो 60% इज योर एग्रीकल्चरल इनकम एंड 40% इज योर बिजनेस इनकम। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपकी कॉफी का, तो कॉफी के केस में क्या था सर, अगर कॉफी सिर्फ ग्रोइंग एंड क्यूरिंग है, यानी कि सिर्फ आप कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ग्रोइंग कर रहे हो और उसका जो पील है, ऊपर का जो सील है वो निकाल के बेच रहे हो, ठीक है, रॉ कॉफी बीन्स अगर आप बेच रहे हो तो उस केस में था 75-25 का। अगर आप ग्राउंडिंग वगैरह कर रहे हो तो उस केस में क्या कितना था, 60-40 का। रबर बिजनेस की केस में कितना था, 65 एंड 35 का। ठीक है, यानी कि 65% योर एग्रीकल्चरल इनकम एंड 35% इज योर बिजनेस इनकम। सो पीजीबीपी में कितना टैक्सेबल होगा, 35। ये जो है ये एग्रो इनकम बन जाएगा, ये जो है ये एग्रो इनकम बन जाएगा। सो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा 65% का एंड एग्री बिजनेस इनकम हो जाएगा 35 का। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 87,500। आपको निकालना है 25,000 का, आपको निकालना है 2,50,000 का 35%। ओके, सो 2,50,000 इंटू 35%, दैट विल बी योर आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, आर एक्वायर एन एसेट। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहे हैं, आर एक्वायर एन एसेट फॉर 5,22,000। आर ने एक एसेट खरीदा 5,22,000 में, which includes GST, which includes 70,000 as GST। अच्छा 72,000 क्या है, इसमें GST है। आर ने एक एसेट खरीदा 5,22,000 में, जिसमें GST कितने का लगा हुआ है, 72,000 का GST लगा हुआ है। फॉर which आर हैज क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके लिए आर ने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने क्लेम कर लिया। ठीक है, आर ने एसेट खरीदा 5,22,000 में, जीएसटी पे किया है 72,000 में, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर रहा है। ठीक है, सो यहां पे पूछ रहा है द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू बी इंक्लूडेड इन द ब्लॉक ऑफ एसेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026 साल बी। 2025-2026 के लिए, 2025-2026 असेसमेंट ईयर के लिए एसेट का वैल्यू कितना होना चाहिए फॉर डिप्रिसिएशन। अब सबको पता है कि अगर कोई पर्सन कोई एसेट खरीदता है, कोई भी बिजनेस में कोई एसेट खरीदा जाता है और उसमें जीएसटी में आईटीसी लिया जाता है, तो जीएसटी को हम एक्सक्लूड करेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, जीएसटी को हम एक्सक्लूड करेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट। सो हमारा जो एसेट का परचेस प्राइस था वो कितना था इंक्लूडिंग जीएसटी, 5,22,000।
इसमें से आप माइनस कर लो 72,000, जो बचेगा वो होगा 4,50,000। सो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4,50,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, डॉक्टर राव इज ए फेमस फिजिशियन एट चेन्नई। डॉक्टर राव जो है वो एक फेमस फिजिशियन है चेन्नई में। हिज ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोफेशन वाज 48,40,000। उसका जो ग्रॉस इनकम है प्रोफेशन से वो कितना है, 48,40,000 का है फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-2025। ही वांट टू एडमिट इनकम अंडर द हेड इनकम अंडर द एप्लीकेबल प्रिजम्पटिव प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। वो चाहता है कि वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करे। उसका कितना इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बनेगा। आप सबको पता है कि सेक्शन 44 एडी ए, सेक्शन 44 एडी फॉर बिजनेस एंड सेक्शन 44 एडीए फॉर प्रोफेशन। ओके, तो सेक्शन 44 एडीए क्या बोलता है कि भाई जितना भी आपका ग्रॉस रिसिप्ट है फ्रॉम ए प्रोफेशन, उसका 50% आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इनकम का 50% आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इनकम शो करना पड़ेगा। सो उसका इनकम कितना है, 48,40,000। सो इसका 50% यानी कि 24,20,000 जो होगा वो होगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इनकम। दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो सेक्शन 44 क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन फॉर द पार्टनर फ्रॉम ए फार्म इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू द फार्म टू द एक्सटेंड ऑफ। अच्छा, अगर एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फार्म को लोन दिया है तो कितना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फार्म को अलाउड होगा एज डिडक्शन, उसे जितना भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है 18% पर एनम और एट द रेट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड व्हिच एवर इज लोअर। 18% और पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है रेट, वो दोनों में से जो भी लोअर होगा वो मिलेगा। 12% इवन इफ इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। मैक्सिमम कितने मिल सकता है मैक्सिमम आपको 12% मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, 12% पर एनम मैक्सिमम उसे 12% मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, 1 मिनट स्टूडेंट्स। हेलो, सॉरी, हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए लोन फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए लोन or loan from the partner of a firm is allowed as deduction under section 40B of the income tax act 1961 to the firm to the extent of 18% per annum or at the rate mentioned in the partnership deed whichever is lower, 12% per annum even if it is not mentioned in the partnership deed, 12% per annum or at the rate mentioned in the partnership deed whichever is less, 9% or at the rate mentioned in the partnership deed whichever is lower. Okay, सो हमें पता है कि सेक्शन 40B में हाईएस्ट रेट जो मिल सकता है इंटरेस्ट पार्टनर को वो होगा 12%। ओके, सेक्शन 40B में एक पार्टनर को पार्टनरशिप फार्म से जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है दैट विल बी 12%। बट इससे भी कम मिल सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, इससे भी कम मिल सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 12% per annum or at the rate mentioned in the partnership deed whichever is lower or whichever is less. Okay, question number 45 क्या बोल रहा है, which of the following capital expenditure on scientific research is not allowed as deduction। भाई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो ना, इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू बिजनेस। जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया है आपकी बिजनेस की, जब आपकी बिजनेस रनिंग चल रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो भी खर्चा किया है। ऑप्शन सी बोल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन द साइंटिफिक रिसर्च एंड परचेज ऑफ द मटेरियल यूज इन द साइंटिफिक रिसर्च इनकर्डिंग ड्यूरिंग द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बोल रहा है कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा किया है, एम्प्लॉइज को सैलरी दिया है, जो कि रिसर्च एम्प्लॉइज है उन्हें सैलरी दिया है, एंड मटेरियल वगैरह परचेज किया है। और ये कौन सी ईयर में आपने खर्चा किया है, इन द प्रीसीडिंग ईयर इमीडिएटली कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, प्रायर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप लोगों ने सैलरी में खर्चा किया है या मटेरियल में खर्चा किया है, तो ये भी अलाउड हो जाएगा।
लास्ट वाला क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपने लैंड परचेज के लिए साइंटिफिक रिसर्च में खर्चा किया है, तो आपको पता है साइंटिफिक रिसर्च का जो सेक्शन है, सेक्शन 35, ये साफ साफ आपको बोलता है कि भाई सारे के सारे खर्चे अलाउड है। जितने भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो, ऑल आर अलाउड एज डिडक्शन एक्सेप्ट वन कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज परचेज ऑफ लैंड। लैंड को छोड़ के आपने जो भी खर्चा किया है, लैंड को छोड़ के आपने जो भी खर्चा किया है, सबका खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, चलो। Alok and company is engaged in the trade of garments. Total interest on the term loan taken from the SBI due for the previous year 2024-2025 amount to 5,20,000. It paid 2,50,000 towards interest on term loan up to 31st March 2025. क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहा है कि आलोक एंड कंपनी एक कंपनी है जिसने गारमेंट बिजनेस के लिए एसबीआई से लोन लिया है और जिसका इंटरेस्ट अब तक ड्यू कितना है 2024-2025 में कितना अमाउंट ड्यू है 5,20,000 का, यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो आया है वो 5,20,000 का हुआ है, राइट। उसमें से 2,50,000 उन लोगों ने इमीडिएटली पे कर लिया है, मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे किया है 31st मार्च 2025 में। ओके, आउट ऑफ द बैलेंस अमाउंट 1,10,000 वाज पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। 1,10,000 उन्होंने पे किया है रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले पहले, रिटर्न फाइलिंग जब हो रहा है उससे ड्यू डेट से पहले पहले उन लोगों ने फाइल किया है, और बाकी का जो है वो बाकी का अनपेड है। तो बोल रहे कि पीजीबीपी में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा फॉर असेसमेंट ईयर 2025-2026। ऑप्शन ए 5,20,000 टोटली ऑन ड्यू बेसिस, ऑप्शन बी 3,60,000, ऑप्शन सी 4,10,000, ऑप्शन डी 2,50,000। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा एक सेक्शन 43B। क्या फॉलो किया जाएगा? सेक्शन 43B। सेक्शन 43B एक चीज बोलता है कि अगर आपने किसी स्केड्यूल बैंक से लोन लिया है, ओके, अगर आपने किसी स्केड्यूल बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है और आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, आपको इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे ही मिलेगा, लेकिन आपको उस इंटरेस्ट को पेमेंट करना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो अगर आपने बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अलाउ मतलब पेमेंट नहीं किया है तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो हमने कितना पेमेंट कर लिया है? 2,50,000 का प्लस 1,10,000 का, क्योंकि 1,10,000 भी तो हमने ड्यू डेट से पहले पहले पेमेंट किया है ना। सो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3,60,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएमए के एग्जाम में एक बार आ चुका है। ठीक है, चलो। मिस्टर रमेश टी लिमिटेड एक कंपनी है, एक्वायर ए मोटर कार। रमेश टी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एक मोटर कार खरीदा 6,20,000 में ऑन 30th अगस्त 2024। द कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया। कंपनी इंडिया में टी बिजनेस में एंगेज है। द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउबल ऑन सच मोटर कार वुड बी डैश। देखो बहुत ही सिंपल है कि मोटर कार के ऊपर सर आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, मतलब कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपने मोटर कार खरीदा है हायरिंग बिजनेस के लिए, देन द रेट इज 30%। अगर आपको ओला उबर जैसे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में चलाना है मोटर कार को, देन 30%। अगर आपने नॉर्मल बिजनेस के लिए खरीदा है 15%। और ऊपर से एक चीज होना चाहिए कि 15% का डिप्रिसिएशन आपको कब मिलेगा? जब आपने एसेट खरीदा और उसी साल उसे 180 डेज से ज्यादा यूज किया है, 180 दिन से अगर आपने ज्यादा यूज किया है। और 180 दिन कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक डेट याद रखना है, वो है 4 अक्टूबर 2024। आपकी एग्जाम के लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर रहे हो। सो 4 अक्टूबर 2024 से पहले अगर आपने डिप्रिसिएशन क्लेम किया है, मतलब 4 अक्टूबर 2024 से अगर आपने एसेट परचेज किया है तो आपको क्या होगा? फुल डिप्रिसिएशन मिलेगा। अगर 4 अक्टूबर या फिर उसके बाद आपने खरीदा है तो आपको क्या होगा? हाफ रेटेड डिप्रिसिएशन मिलेगा। 4 अक्टूबर से पहले खरीदा है फुल रेटेड, 4 अक्टूबर के बाद खरीदा है हाफ रेटेड। सो यहाँ पे आपको फुल डिप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि आपने अगस्त में ही खरीद लिया है। सो आपको मिलेगा 6,20,000 का 15%, जो कि आपका आता है 93,000। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो। When the gross receipt from the profession exceeds dash lakhs, it is liable for the tax audit under section 44AB and the provision of section 44ADA is not applicable। सर क्या बोल रहे हैं कि प्रोफेशन का इनकम कितना होना चाहिए कि जो प्रोफेशनल है उसे टैक्स ऑडिट की जरूरत पड़ेगा एंड वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44ADA चूज नहीं कर सकता।
50 लाख, 75 लाख, 100 लाख, 20 लाख। तो राइट आंसर इज 50 लाख। ओके, यहाँ पे 75 लाख भी राइट आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स। कैसे हो सकता है? एक कंडीशन है कि अगर आपने पूरा रिसिप्ट अकाउंट पे ही चेक में किया है एंड अगर आपने 5% लेस देन 5% कैश ट्रांजेक्शन किया है, कैश ट्रांजेक्शन आपने क्या किया है लेस देन 5%, तो उस केस में भी आपको 75,000 का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन नॉर्मली जो लिमिट है वो 50 लाख का है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 50 लाख। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? When the tax is not deductible at source on annual rent of 2 लाख, अगर आपने किसी को रेंट पेमेंट किया है 2 लाख का और आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, when the tax is not deducted at source on annual rent of 2 lakh paid to landlord by a company, the amount liable for disallowance under section 40A IA is dash। देखो, वैसे तो एक चीज आपको याद रखना है कि एक टीडीएस का सेक्शन होता है सेक्शन 194I। टीडीएस का एक सेक्शन है सेक्शन 194I, राइट। सेक्शन 194I क्या बोलता है कि भाई अगर आपने किसी को रेंट पेमेंट किया है 2,40,000 से कम तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 194I क्या बोल रहा है कि अगर आपने टीडीएस काटा है, सेक्शन 194I क्या बोल रहा है, अगर आपने रेंट पेमेंट किया है 2,40,000 या फिर उससे ज्यादा का, मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2,50,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 2,40,000, देन ही आपको टीडीएस काटने की जरूरत है। अगर आपने लेस देन 2,40,000 काटा है ना, अगर आपने रेंट पेमेंट किया है 2,40,000 से कम, देन आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिजनेस में एक चीज बोलता है कि भाई देखो, कोई भी अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको टीडीएस काटना चाहिए। कितने का काटना चाहिए टीडीएस? 30% का टीडीएस, मतलब टीडीएस आपको नॉर्मल रेट में काटना चाहिए। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो आपको 30% का डिसअलाउंसेस मिलेगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 60,000। बिजनेस में सेक्शन 40A IA में कितना डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको? 60,000 का नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी भी रेसिडेंट को बिना टीडीएस काटे कोई भी एक्सपेंडिचर पेमेंट किया है तो उस केस में सिंपल सा लिमिट है कि भाई आपको 30% का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, सेक्शन 50 क्या बोल रहा है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट कैन बी अमोर्टाइज्ड अंडर सेक्शन preliminary expenses that can be amortized under the Income Tax Act 1961 has to be restricted to -% of the cost of the project। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि अमोर्टाइज हो सकता है बिजनेस में, वो कितना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कितना परसेंट तक लिमिट है? 5%, 10%, 20%, 15%। सो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है 5% का। 51 क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए बिजनेसमैन फॉर रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट फॉर -% ऑफ डिडक्शन। अगर कोई रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है, किसी बिजनेसमैन ने रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर मतलब रेडी कर लिया सॉफ्टवेयर को, उसके ऊपर कितना परसेंट डिप्रिसिएशन मिलेगा? 15% एज डिप्रिसिएशन, 30% एज डिप्रिसिएशन, 60% एज डिप्रिसिएशन, 100% एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो होगा 100% एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? सम रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी डैश। मैंने बोला था कि ये टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कीमैन इंश्योरेंस का पॉलिसी कहां पे टैक्सेबल होगा। वहां पे मैंने बोला था कि क्योंकि हम पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पीजीबीपी में ले लेते, लेकिन यहां पे क्लियर कर दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर ने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा रिसीव किया है। एम्प्लॉयर ने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा रिसीव किया है। सो इन दैट केस ये कहां पे टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। इनमें से कौन सा बिजनेस इनकम की कंप्यूटेशन में डिडक्ट नहीं किया जाता है? लॉस इनकर्ड ड्यू टू थेफ्ट इन द फैक्ट्री आफ्टर वर्किंग आवर। अगर कंपनी में या फिर फैक्ट्री में कोई चोरी हो गया है, वर्किंग आवर के बाद फैक्ट्री में कोई चोरी हुआ है, तो चोरी की वजह से जो लॉस हुआ है सर, ये तो डिडक्शन मिलेगा। लॉस कॉज बाय द व्हाइट एंड्स ने आके हमारा कुछ लॉस किया है तो वो भी हो जाएगा। ओके, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ फायर इन स्टॉक इन ट्रेड, ये भी अलाउड हो जाएगा। पीजीबीपी में एक चीज अलाउड नहीं होगा, वो है एंटीसिपेटेड लॉस। जो लॉस हुआ ही नहीं है ना, फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है वो कभी भी अलाउड नहीं होगा। एंटीसिपेटेड फ्यूचर लॉस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, in case of loss a partnership firm may claim deduction in respect of remuneration to partner to the extent of। देखो सेक्शन बी क्या बोलता है? सेक्शन बी बहुत ही सिंपल चीज बोलता है कि भाई अगर पार्टनरशिप फार्म में लॉस है,
तो पार्टनर कितना मैक्सिमम सैलरी क्लेम कर सकते? ऑप्शन ए 1,50,000, ऑप्शन बी 1,50,000 और एक्चुअल रेम्यूनरेशन व्हिच एवर इज लोअर, ऑप्शन सी 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट व्हिच एवर इज लोअर, ऑप्शन डी नील। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट व्हिच एवर इज लोअर। राइट सर। स्टूडेंट्स ये थे टोटल पीजीबीपी के क्वेश्चंस। मैंने कुछ 54 क्वेश्चंस लेने की ट्राई किया है आपके एग्जाम के लिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई कैन से। ओके, आपको बस ये एक बार देखना है। अगर ये एमसीक्यू आपको चाहिए, मैं आपको ये वाला एमसीक्यू शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल में मैं ये एमसीक्यू शेयर कर लूंगा, राइट। तो उसी के साथ साथ मैं कुछ और भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करूंगा, तो एक बार आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो एमसीक्यू रिवीजन है, हम फर्दर कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टीडीएस, टीसीएस, सबका एमसीक्यू रिवीजन बारी बारी करने वाले। आपकी एग्जाम के लिए अभी बहुत ही कम टाइम बचा है, ठीक है, सिर्फ 30 डेज बचा है। एक बार इस एमसीक्यू को आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू जो है ना, एमसीक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एग्जाम के लिए अगर आपको पास होना है, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यूज खरीदना है, चाहे आप अगर लॉ, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, किसी का भी एमसीक्यू अगर आप खरीदना चाहते हो, अकाउंट्स, लॉ, डीटी, किसी का भी, अगर आपको ग्रुप 1 का एमसीक्यू खरीदना है तो आप आराम से खरीद सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, जो नंबर मेरा दिखाई दे रहा है आपको उसमें व्हाट्सअप करना है। आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये सारे के सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। टाटा बाय बाय।